हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, हमने देखा प्रोनाउंस के कितने केसेस होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या क्या है, और हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कुछ एक सेक्शन हमने आपके लिए छोड़ के रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। जो पहली चीज हम आज पढ़ेंगे वो होगा यूज ऑफ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। देखिए, नॉर्मली हम लोग बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो आपको बुक्स में नहीं दिखता। यस, बुक्स में नहीं दिखता। एज को भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए। इफ देयर इज यूज ऑफ एन इन्फिनेटिव, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ अगर आपके पास वी का फर्स्ट फॉर्म है, एंड यूज एज आफ्टर सच, मतलब ये जा सकता है एज रिलेटिव प्रोनाउन में, बट इसके साथ दो केसेस होने चाहिए। पहला कि यहां पे आपके पास एक इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा वहां पे वो यूज किया जाएगा सच के बाद में। जैसे हर एलिमेंट इज नॉट सच एज टू कॉज यू एंजाइटी, मतलब हर एलिमेंट इज नॉट सच, सच के बाद एज जा रहा है विथ टू फॉर्म, मतलब टू प्लस आपका जो है ये वी फॉर्म के साथ जा रहा है। In the same way, याद रखिएगा, if the verb is not there, we use as not that after the same. याद रखना, एक और चीज क्या बोला हमने आपसे कि if the verb is not there, कई बार देखो, हम तो एक बार verb के साथ यूज कर रहे हैं पहले रूल में, हम बिना verb के भी यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? आफ्टर द वर्ड the same, जैसे this is the same dog as mine, मतलब मेरा भी वही डॉग का ब्रीड है जो आपका है ना। तो हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं यहाँ दोनों डॉग्स बिल्कुल सेम ब्रीड को बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से आई लाइक द सेम ड्रेस एज माई ब्रदर्स, मतलब मेरे भाई के जैसा ही ड्रेस मुझे भी पसंद है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ड्रेस को सब्जेक्ट बना रहे हैं और दोनों को आप कंपेयर जैसे करते हुए बता रहे हैं सिमिलैरिटी, है ना। ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स में होता है। एज जो होता है वो सिमिलर क्वालिटीज बताता है, और जब दैन यूज होता है तो वो डिसिमिलर क्वालिटीज बताता है। तो हम जब एज यूज करेंगे तो हम बोलना चाह रहे हैं हमें भी वैसी ही ड्रेस पसंद है जैसे मेरे भाई की है। तो बेसिकली हम यहाँ सिमिलैरिटी की बात कर रहे होते हैं, जैसा कि डॉग के ब्रीड के केस में था, राइट। तो बेसिकली ये तो था हमारा फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एज रिलेटिव प्रोनाउंस। तो पहली चीज ध्यान क्या रखनी है, अगर आपके पास वर्ब है, मतलब टू के साथ वी का फर्स्ट फॉर्म है, तो एज रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आ सकता है कब? आफ्टर द वर्ड सच, राइट। सच एज टू डू दिस या सच एज टू डू दैट। बिना वर्ब के भी आ सकता है, जो सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि बिना वर्ब के भी आ सकता है। कब? जब हमारे पास ये वर्ड होगा द सेम। तो बेसिकली हमारे पास एज को रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करने के दो कंडीशंस होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इफ द वर्ब इज देयर, मतलब वर्ब उधर है तो भी यूज किया जा सकता है। कब? When the tense of both the clauses are different, मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट में दो एक्शंस बताए जा रहे हैं, और दोनों एक्शंस के जो टेंसेस हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक्शन के जो टेंसेस हैं वो अलग अलग हैं। मतलब मान लीजिए अगर ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट है, राइट। अगर ये आपका प्रेजेंट है और ये पास्ट है तो भी हम एज को एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। She has the same hair, उसके हेयर्स बिल्कुल वैसे ही हैं। एंड ब्लू आईज, और ब्लू आईज ये उसकी पूरी कैटेगरी, मतलब ये उसका पूरा कैरेक्टर ट्रेट दिखा रहा है कि उसके हेयर भी सेम है और उसकी आईज भी सेम है। एज हर मदर हैड, मतलब उसके तो हैं लेकिन उसकी मदर के थे। आप समझे यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे जो फर्स्ट टेंस है आपके सेंटेंस का, देखो वो प्रेजेंट के फॉर्म में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में, और जो दूसरा वाला है वो आपके सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में जा रहा है, राइट। तो आप बोलना चाह रहे हो सेंटेंस में कि उसके हेयर और आईज वैसे हैं जैसे उसकी मदर के थे। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग एज को यूज बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। एज हर मदर हैड, जब हमारे पास सेंटेंस के दो पार्ट्स में अलग अलग टेंसेस को यूज किया जा रहा हो। उसी तरीके से द कॉफी इज द सेम, मान लीजिए आप कैफे कॉफी डे में बैठे हो और आज आपने कॉफी पी। अब आप बोल रहे हो ये कॉफी बिल्कुल वैसी है जैसे हमें बरिस्ता में पी थी, है ना। तो आपने तो पी थी और अभी आप जब पी रहे हैं तब आप उसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि मेरे सेंटेंस के जो दोनों टेंसेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। द कॉफी इज द सेम, यहां तक तो ठीक था।
अभी एट प्रेजेंट जो कॉफी हम पी रहे हैं इट इज द सेम एज, मतलब ये सिमिलैरिटी दिखा रहा है, ध्यान देना, हम वही चीज समझा रहे हैं कि एज सिमिलैरिटी बताता है ना। तो यहाँ पे एज वी हैड एट मिस्टर राव, मतलब आपने मिस्टर राव के घर में जैसी कॉफी पी थी वैसी आप अभी भी कॉफी पी रहे हो। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इस तो प्रेजेंट बना रहा था, दूसरा वाला इसको क्या बना दे रहा है, सीधा सीधा पास्ट। तो बेसिकली एज को भी हम एज रिलेटिव प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे सेंटेंस में क्या ध्यान दिया जाएगा, जब हमारे सेंटेंस में दोनों स्टेटमेंट्स को डिवाइड करने के लिए अलग अलग टेंसेस हो। ध्यान देना, बोथ द क्लॉजेस आर डिफरेंट। इज दैट क्लियर? ये तो थे हमारे 3 यूजेस ऑफ एज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब तक तो हमने हर जगह यही पढ़ा कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस को कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन कितने फॉर्म्स में आ सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट कहां कहां करना है, मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि हम इनको कहां पे यूज नहीं करेंगे, कहां पे नहीं करेंगे। देखिए पहला जो आप केस पढ़ने जा रहे हैं इट इज विद द सब्जेक्टिव केस। रिलेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में हम कब यूज नहीं करते? ओनली when it has be form of verb। अब हमारे पास be form of verb पहले क्या क्या है वो बताइए। is है, am है, are है, was है। मतलब अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई be form of verb है and it has a noun as its complement और उसके साथ कोई noun already है as its complement, we can remove that relative pronoun, right? हम इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखो ही इज मिस्टर घोष, मिस्टर घोष को ही, डॉक्टर घोष को ही हमने ही बोला, ठीक। ही इज डॉक्टर घोष, ये घोष को आपने ही बोल के प्रोनाउन दे दिया। हु इज आवर प्रिंसिपल फिर बोलने की क्या जरूरत है? यस और नो? आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस में एक सब्जेक्टिव केस है जिसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री नाउन दे दिया। ये ही कौन है आपने ये भी बता दिया है ना, सेंटेंस में आपने ये बता दिया, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री नाउन दे दिया। ऐसे केसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज नहीं करते। याद रखिएगा ऐसे केसेस में आप रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज नहीं करोगे। उसी तरीके से राम हु इज माई फ्रेंड इज अ गुड टीचर। देखो राम गुड टीचर है, ये क्लियर है ना, ऐसा ही है ना, राम गुड टीचर है। अब आप जब आप बोल रहे हो राम हु इज माई फ्रेंड इज अ गुड टीचर, आपने ऑलरेडी एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड उसको दे दिया है ना, तो दोबारा से हु लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है राम आपका फ्रेंड है, तो बेसिकली आप बता रहे हो राम माई फ्रेंड इज अ गुड टीचर। ये अपने आप में उस स्टेटमेंट को बनाने के लिए काफी है। तो बेसिकली सब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन हम कब छोड़ेंगे? जब हमारे पास कोई बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो और उसके साथ कोई नाउन हो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर? याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव केस की बात है। नेक्स्ट, इफ एन एंटीसीडेंट, हमने आपको पहले ही पढ़ा था एंटीसीडेंट क्या होता है, जो हमारे प्रोनाउंस के पहले बैठते हैं ना। इफ एन एंटीसीडेंट हैज 2 रिलेटिव प्रोनाउंस, अगर किसी एंटीसीडेंट के पास 2 रिलेटिव प्रोनाउंस है इन सब्जेक्टिव केस, तो सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया जाता है। एक बात बताओ, अगर हम तुमको सीधे सीधे बोले कि तुम्हारा नाम राम है, ठीक है, और तुमको हमने 2 बार हु करके बोल दिया है ना, तो राम के लिए ही तो वो हु आ रहा है, तो क्या दोबारा दूसरे वाले हु का जरूरत है? ऐसे केसेस में जो सेकंड वाला रिलेटिव प्रोनाउन हम देते हैं सेंटेंस को, उसको हम हटा लेते हैं। जैसे देखिए, आई हैव इन्वाइटेड डॉक्टर टाटा, हमने किसको इन्वाइट किया है? डॉक्टर टाटा। अब ये तो सब्जेक्ट हो गए, राइट। हु लिव्स इन दिल्ली, कौन रहता है दिल्ली में? डॉक्टर टाटा ही तो रहते हैं, तो आपने बोल दिया हु लिव्स इन दिल्ली। चलो यहां तक तो सही है। एंड हु कम्स हियर वंस अ मंथ, अब दोबारा ये हु भी तो डॉक्टर टाटा के लिए ही जा रहा है ना, आपने ऑलरेडी डॉक्टर टाटा को एक हु दे दिया है, तो क्या दोबारा हु की जरूरत है? नहीं है। याद रखिएगा सेंटेंस में अगर आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है और उसके लिए 2 रिलेटिव प्रोनाउंस यूज किए जा रहे हैं, तो फर्स्ट वाला कभी भी रिमूव नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। अगर रिमूव होगा तो कौन सा होगा? आपका सेकेंड वाला। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें तो हमारा करेक्शन क्या बनेगा? हमारा करेक्शन बनेगा आई हैव इन्वाइटेड डॉक्टर टाटा हु लिव्स इन दिल्ली। यहां तक देखो, आप डॉक्टर टाटा को एक प्रोनाउन दे रहे हो, एंटीसीडेंट है ना, राइट। डॉक्टर टाटा आपके सेंटेंस में एंटीसीडेंट है बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन। हु लिव्स इन दिल्ली एंड कम्स हियर वंस अ मंथ। तो बेसिकली ये तो था सेंटेंस में कि आप कैसे रिलेटिव प्रोनाउंस को अवॉइड करोगे इन द ऑब्जेक्टिव केसेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट,
रिमूवल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्टिव केसेस में कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहला, इट कैन बी रिमूव्ड इफ इट्स इन द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ डिफाइनिंग क्लॉज। ये बहुत ऑब्वियस सा सेंटेंस है। देखो, शी इज द गर्ल हुम आई लव, वो ये वही लड़की है या ये वो लड़की है जिससे हम प्यार करते हैं। तो आपने तो बोल दिया कि शी इज द गर्ल। अब सेंटेंस में जब आप आई लव बोल रहे हो तो भी तो यही हो रहा है ना कि आप उस गर्ल के बारे में बोल रहे हो। कैसा नो, वो गर्ल को डिफाइन करने के लिए वो लव वर्ड काफी है ना। उसी तरीके से ही इज द एक्टर दैट आई लाइक मोस्ट की जगह बेटर है आप लिख दो ही इज द एक्टर आई लाइक मोस्ट। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये जो लाइक मोस्ट है, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? उस एक्टर को प्यार करते हो। तो बेसिकली आपके सेंटेंस में लाइक मोस्ट काफी है, काफी डिफाइन कर रहा है किसको? उस एक्टर को। मतलब आपके इमोशंस को डिफाइन किसके लिए कर रहा है? उस एक्टर के लिए। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव केसेस में भी इसको ओमिट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? व्हेन इट इज यूज्ड इन एन डिफाइनिंग क्लॉज। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। खैर, इसको पढ़ाने के लिए हम आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने आप लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखो ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे पढ़िएगा कि आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट ही खत्म हो जाए। अगर हम आपसे बात करें ईच, एवरी, ईदर और नीदर की एक साथ, आप जैसा देख रहे होगे स्क्रीन पे कि आपको हमने लिखा है कि ये चार हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज होते हैं। ठीक है, अब ये यूज होते होंगे तो इसका मतलब एक ही फॉर्म में यूज होते होंगे, है कि नहीं? इसका तरीका तो एक ही होगा, तभी तो एक ही रूल के अंदर आ रहा है। कैसे हो रहा है देखो, ईच का जो मतलब होता है वो होता है इंडिविजुअल, है ना। मतलब अगर आप बोल रहे हो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो आप बोलना चाहते हर एक लड़का और हर एक लड़की। तो बेसिकली ईच का जो सेंस होता है ये इंडिविजुअल सेंस होता है। कौन सा सेंस होता है? इंडिविजुअल। तो इसका मतलब ईच जो होगा वो आपके सेंटेंस में कौन से फॉर्म में जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में जाएगा, राइट। एवरी, एवरी का मतलब होता है सब, लेकिन सब एक साथ। हम अगर बोल रहे हैं एवरी बॉय फ्रॉम दिस क्लास विल बी पार्टिसिपेटिंग, है ना, तो आप बोलना चाहते हैं हर एक लड़का एक साथ विल बी पार्टिसिपेटिंग कि अलग अलग विल बी पार्टिसिपेटिंग? अगर अलग अलग हो जाएगा तब तो ये ईच हो जाएगा, है ना। तो आप बोलना चाहते हो हर एक चीज ज्यादा, नंबर तो ज्यादा है लेकिन एक साथ है ना। एवरी क्लास डेकोरेटेड, एवरी स्टूडेंट डेकोरेटेड देयर क्लास। मतलब हर एक क्लासरूम अपनी अपनी क्लासेस को डेकोरेट कर रहे थे, तो सारे इकट्ठे कर रहे थे ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि एवरी भी अपने साथ जो फॉर्म ले रहा है वो सिंगुलर ही है। उसी तरीके से ईदर का मतलब देखो क्या होता है, या तो ये या तो वो, मतलब दोनों में से कोई एक, है ना। अगर दोनों में से कोई एक है तो प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। तो देखो ईदर का भी जो फॉर्म है वो सिंगुलर जा रहा है। नीदर पे आइए, नीदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो ये। अब दोनों ही जब नहीं जाएगा तब तो प्लूरल का सवाल ही नहीं है, कैसा नो। यहां तो दोनों ही नहीं जा रहे ना, तो यहां तो प्लूरल का सवाल नहीं है। इसका मतलब देखो इसका भी फॉर्म क्या हो रहा है सेंटेंस में? सिंगुलर। ये है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा कि हमने देखा कि हमारे जितने भी चारों फॉर्म्स हमने आपको लिखे, इन सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है वो सिंगुलर है। ये आपका पहला रूल है जो आपको याद रखना है। देखो, प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। जब आप किसी भी प्रोनाउन या पर्सन को रेफर करते हो वन एट अ टाइम, देखो ईच में भी वन इंडिविजुअल एट अ टाइम, ईदर में भी वन, नीदर में तो खैर कोई भी नहीं है, एवरी मतलब सारे लेकिन एक साथ, इसीलिए इनके साथ का जो फॉर्म होता है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, अब याद क्या क्या रखना है, चलिए पहले तो जो रूल समझाया उसको पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा, बोथ ईच एंड एवरी दे टेक द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाता है। क्यों जाता है अब आपको समझ में आ गया। एंड दे कन्वे अ सिंगुलर मीनिंग, वो जो मतलब दे रहे होते हैं वो भी सिंगुलर हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है फिर से बताइए। हमने बोला ईच बॉय एंड ईच गर्ल विल बी पार्टिसिपेटिंग, तो हम बोल रहे हैं वो इंडिविजुअली हर एक लड़का और इंडिविजुअली हर एक लड़की हमारे लिए डांस परफॉर्म करेगा, है ना। हमारी क्लास के बच्चे परफॉर्म करेंगे डांस। तो हम तो इसका जो सेंस है वो भी इंग्लिश में सिंगुलर ही कन्वे कर रहे हैं, कैसा नो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चलो क्लियर करते हैं। एवरी बुक विथ मी इज एजुकेशनल। आपके पास 10 किताबें, ठीक, तो आपने बोला मेरे पास जितनी भी किताबें हैं सारी एजुकेशनल है। तो देखो मीनिंग एक ही कन्वे हो रहा है। आपका जो सेंटेंस का वर्ब है वो भी सिंगुलर है और इसका जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो भी सिंगुलर है। इज दैट क्लियर?
उसी तरीके से each one of these apples is rotten, मतलब आपके पास बहुत सारे एप्पल्स हैं लेकिन उसमें से हर एक एप्पल रॉटन है ना, हर एक एप्पल रॉटन है। देखो इसीलिए ऑफ है ना, इसीलिए देखो हमको एप्पल्स लिखना पड़ रहा है, लेकिन हर एक एप्पल रॉटन, हम जो उठा रहे वो रॉटन निकल रहा है, जो उठा रहे वो रॉटन निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर है और जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है या जो आइडिया कन्वे किया जा रहा है वो भी सिंगुलर है। ये तो था आपके सेंटेंस में ईच और एवरी के यूजेस, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा अभी कि ईच और एवरी आपके सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब्स को फॉलो करते हैं और जो मीनिंग कन्वे करते हैं वो भी सिंगुलर है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो ईच वन ऑफ लिखवा दिया और यहाँ पे जो हमने नाउन का फॉर्म लिया है वो प्लूरल है। हाँ बिल्कुल होगा, क्या ये एक ही स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है? नहीं, हम अब पढ़ने जाएंगे इसके कुछ एक्सेप्शंस भी। ईच ऑफ भी ले सकता है और प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन भी ले सकता है, बट ध्यान क्या देना होगा कि उसका वर्ब उस समय भी सिंगुलर होगा। याद रखिएगा, आइडिया के कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, वो तब भी आपका सिंगुलर ही होगा, है ना। लेकिन जब हम सेंटेंस में, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, जब हम सेंटेंस में ईच ऑफ यूज करेंगे, अब ईच ऑफ मतलब नंबर देखो एक से ज्यादा हो जा रहा है, इसी वजह से वो प्लूरल बनाना पड़ता है ना। यहां पे जो आपका नाउन होगा वो भी प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल हो सकता है, बट सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे ईच ऑफ यू इज ब्रेव, आप में से सारे लोग, देखो यू का कोई आपका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म तो हो नहीं रहा, तो यू रहेगा इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने सीधा सीधा देखा हमारा वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर। उसी तरीके से ईच ऑफ अस वॉज रेडी टू गो टू द पार्क, देखो आप क्या बोल रहे हो, ईच ऑफ अस, यहां पे जो आपका प्रोनाउन का फॉर्म है वो देखो प्लूरल हो गया है ना, वॉज रेडी। लेकिन देखो जो वर्ब हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म में यूज कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, है ना। उसी तरीके से ईच ऑफ योर चिल्ड्रन, आपके सारे बच्चे, इसका देखो जो फॉर्म है वो प्लूरल है, हैज नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट येट, अब यहां पे जो इसका वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ईच ऑफ लगने से हमारा नाउन तो प्लूरल हो रहा है, प्रोनाउन तो प्लूरल हो रहा है, लेकिन वर्ब उस केस में भी कौन से फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, ईच ऑफ और ईच वन ऑफ दोनों का मीनिंग हमने याद है पहले भी यही समझाया था, आर द सेम थिंग, ठीक है। सेंटेंस में ये दोनों एक जैसा ही मीनिंग कन्वे करेंगे, ठीक है। लेकिन ईच वन ऑफ एंड एवरी वन ऑफ, है ना, एंड एवरी वन ऑफ एक साथ अगर रह जाए तो इसका मीनिंग डिफर कर जाता है, इसका मतलब हो जाता है सारे के सारे, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाता है सारे के सारे के लिए। इसी वजह से इन दोनों के जो फॉर्म्स होते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, खैर ये हम आपको एरर करेक्शंस के थ्रू अभी और ज्यादा क्लियर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब तक हमने पढ़ा ईच के बारे में, ईच ऑफ के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नीदर, नन ऑफ टू और ईदर के बारे में। ईदर ऑफ भी पढ़ेंगे और नीदर ऑफ भी पढ़ेंगे, बट अलग अलग स्लाइड्स में। चलिए पहले पढ़ते हैं कि ईदर नीदर का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे नीदर का मतलब होता है दो ऑल्टरनेटिव्स में से एक भी नहीं, और ईदर का मतलब होता है दो ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑल्टरनेटिव। अगर आप एक और चीज ध्यान दो तो आप एक और चीज नोटिस करोगे इस रूल में कि यहाँ पे दोनों ही केसेस में सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व हैं या दो ही चीजें इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब एक और रूल निकल के आया, पहला तो ये कि ये सिंगुलर है और दूसरा ये कि ये सिर्फ तभी सेंटेंस में यूज किया जाता है जब हमारे पास सेंटेंस में दो ही लोग हों, दो ऑल्टरनेटिव्स में ही ईदर या नीदर बनेगा, दो से ज्यादा में नहीं बनेगा। जैसे we use either or either of to make a choice between two possibilities. We use either or either of to make a choice between two possibilities. ठीक है, जैसे You can take either watch, तो ये दिमाग में ही आ जाएगा कि आपके पास दो ही वॉच हैं। क्लियर? You can take either watch, आप दोनों में से कोई एक वॉच ले लीजिए। They didn't want either of the children to know about this. वो नहीं चाहते थे either of the children में ये मान लिया जाएगा कि उनके पास एक होता तो child होता, children है तो मतलब either लग गया ना, यहाँ पे इनके पास दो बच्चे हैं, to know about this matter. उसी तरीके से I don't know either of them,
यहाँ पे भी 1 से ज्यादा नंबर है तभी देम आ रहा है। तो आप ये मान लोगे कि यहाँ पे ईदर ऑफ में, देखो फॉर्म तो प्लूरल जा रहा है लेकिन मान लिया जाएगा कि यहाँ पे भी 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली ईदर हो या ईदर ऑफ हो, वो जब भी रेफर करेगा तो वो पॉसिबिलिटीज को रेफर करेगा, वो भी कितने लोगों में, या तो 2, या कितनी चीजें, या तो 2। क्लियर? तो ये तो था आपका ईदर और ईदर ऑफ का केस। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नीदर और नीदर नॉट से हम क्या क्या सीखते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। वी यूज नीदर और नीदर नॉट टू मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नीदर और नीदर नॉट जाहिर सी बात है नेगेट कर रहे हैं, ना तो ये ना तो वो। तो इससे हम बनाएंगे एक नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट 2 पीपल और थिंग्स। किसके किसके बारे में, या तो 2 लोगों के बारे में या चीजों के बारे में। और ये भी वही है जो हमने आपको रूल पहले ही पढ़ा दिया, इट ऑल्सो टेक्स द सिंगुलर वर्ब। नीदर पेरेंट वेंट टू द क्लब, मतलब कोई भी पेरेंट क्लब नहीं गया, तो मान लिया जाएगा कि यहाँ पेरेंट कितने हैं, 2। नीदर ऑफ द पेरेंट्स वेंट टू द क्लब, अब ऑफ लग गया तो ये तो प्लूरल होना ही है, देखो इसमें सवाल नहीं है, बट ये भी माना जाएगा कि ना तो माँ गई ना तो पापा गए, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली यहां पे भी मान लिया जाएगा कि यहां भी 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं। नीदर एम्प्लॉय अटेंडेड द मीटिंग, जितना सही है उतना ही सही नीदर ऑफ द एम्प्लॉयज अटेंडेड द मीटिंग भी है। तो ये तो था आपका नीदर और नीदर ऑफ के साथ रूल। बेसिक कंसेप्शन बस याद ये रखना कि अगर नीदर है तो आपके सेंटेंस का जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, अगर नीदर ऑफ है तो जो आपके सेंटेंस का नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बट दोनों ही केसेस में जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर ही रहेगा। तो ये तो है आपका बेसिक। नाउ यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग। व्हाट? फॉर मोर देन 2 वी यूज नन। हमने आपसे क्या बताया था कि ईदर और नीदर तभी जा सकते हैं जब हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर 2 से ज्यादा हो गए तो क्या ये जाएगा? नहीं, तब हम इसके साथ यूज करेंगे। अगर 2 से ज्यादा हो गया तो हम यूज करेंगे नन। ये भी नेगेट ही करेगा लेकिन तब इसके केस में नन यूज हो जाएगा। जैसे नीदर ऑफ द 3 बॉयज विल बी अबॉर्टेड। देखो अगर नीदर ऑफ द 2 बॉयज बोलता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, नीदर तो 2 के साथ जाता ही है, लेकिन 3 बोल दिया तो अब आप यहां नीदर को यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे केस में मेरा करेक्शन हो जाएगा नन ऑफ द 3 बॉयज विल बी अवॉर्डेड, क्योंकि तीनों में से किसी को भी अवार्ड नहीं मिलेगा। ये तो था आपका नीदर, नीदर ऑफ और नन का यूज सेंटेंस में, जिससे सबसे ज्यादा एरर करेक्शंस आते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हैं या 2 से ज्यादा हैं। तो सीधा कॉन्सेप्ट, नेगेट कर रहा है और 2 तो नीदर, नेगेट कर रहा है और 2 से ज्यादा तो नन। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कुछ नहीं दिमाग लगाना, सीधा सीधा बस ये याद रखना, ये हमारे पास 2 होते हैं। एक होता है आपके पास ईच अदर और एक होता है आपके पास वन अनदर। अगर ईच अदर है तो आपके पास 2 लोग हैं, अगर वन अनदर है तो आपके पास सेंटेंस में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। बस इतना ही, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधा सीधा ईच अदर अगर यूज करना है इट इज यूज्ड फॉर 2 persons एंड वन अनदर इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। जैसे कि मोहन एंड पूजा नेवर लाइक्ड ईच अदर। यहां पे हमारे पास कितने लोग हैं? मोहन है, पूजा है, मतलब नंबर कितने हैं? 2। तो ईच अदर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन एवरीवन इन द फैमिली, अब ये कहां लिखा है कि फैमिली में 2 ही लोग होंगे, हस्बैंड वाइफ, क्या बच्चे नहीं होंगे? क्या उनके साथ उनके सास ससुर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास सेंटेंस में फैमिली जो वर्ड है वो 2 से ज्यादा को डिपिक्ट कर रही है। जैसे आर्मी हो जाता तो भी तो 2 से ज्यादा होती। तो आप क्या बोलोगे? एवरीवन इन द फैमिली गेव प्रेजेंट्स टू वन अनदर। उन्होंने एक दूसरे को प्रेजेंट शेयर किया। चलिए मान लीजिए दिवाली प्रेजेंट हो, होली प्रेजेंट हो, क्रिसमस प्रेजेंट हो, लेकिन आपने इंडिविजुअली सबने एक दूसरे को दिया तो 1 से ज्यादा मेंबर्स माने जाएंगे। अब अगर 1 से ज्यादा मेंबर्स माने जाएंगे तो हम ईच अदर को यूज ना करके हम किसको यूज करेंगे? वन अनदर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। एक और चीज याद रखिएगा, each other and one another cannot be used as subject of a sentence। एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि each other और one another किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे मान लो अगर हम बोले each other were ready to go to the party, नहीं, हम सीधा सीधा सेंटेंस को क्या बोलेंगे? we were ready to go to the party। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है एरर करेक्शन करते वक्त वो ये है, We use each others and one others as possessive adjectives। मतलब ऐसा नहीं है कि each other का possessive form नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे रचना एंड मानसी,
hated each other's husband, है ना, वो एक दूसरे के हस्बैंड्स को हेट करती थी, रचना मानसी के हस्बैंड को और मानसी रचना के हस्बैंड को। तो बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों के पोजेशंस एक दूसरे को हेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ईच अदर्स और वन एंड अदर्स को भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये तो हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में सब कुछ। आज की स्लाइड बस इतनी ही। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी प्रोनाउन के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स फॉर यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और अपने जितने भी सिलेबस हो चुके हैं उनको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।